हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे टेबल नंबर 7 में कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिस्सा होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए होते हैं वो और किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था लास्ट एपिसोड में कि कुछ नाउन हो सकते हैं, कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव या अलग तरीके के नाउन्स होते हैं या प्रोनाउन उनमें भी यूज़ हो सकता है। बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कहीं पर जीरेंड दिया रहता है और कहीं पे इन्फिनेटिव। तो उन चीज़ों को आज हम समझेंगे कि सब्जेक्ट में अगर जीरेंड और इन्फिनेटिव दिया है हम कैसे पहचानेंगे और क्या उसकी पहचान होती है। एग्जैक्टली अगर हम लोग जीरेंड की बात करें तो जीरेंड में होता कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में हम आईएनजी जोड़ दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जब हम इसे जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की जगह पर काम करे तो इसे हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बोलेंगे। ये मेन वर्ब का काम करेगा तो मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर यही वर्ड स्टार्टिंग में आने के बाद में एज अ सब्जेक्ट वर्क करने लगे तो इसे हम लोग जीरेंड बोलते हैं। उसी केस में ये चेंज हो जाता है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का सिंपल वे है कि आप जब भी इसे सेंटेंस में लगा हुआ देखेंगे लिखा हुआ, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाए या फिर मेन वर्ब मिल जाए और फिर प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पर ये लिखा हुआ है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आप समझ जाइए कि ये जीरेंड है उस जगह पर। इस तरह से आप इसमें जो डिफरेंस कर सकते हैं और आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखिए पहला सेंटेंस, सिंगिंग प्लीजेज मी। तो अर्थ इसका हुआ कि गायन जो है मुझे प्रसन्नता देता है। तो जब सिंगिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है इसके बाद में प्लीजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लगा दिया, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया गया है और साथ में ऑब्जेक्ट लगा दिया मी। तो यहाँ पर सिंगिंग वर्ड जो है वो एक जीरेंड का काम कर रहा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह से सेंटेंस बिल्कुल दिया है कि वेटिंग टायर्स मी, इंतज़ार मुझे थका देता है। अब यहाँ पर वेटिंग जो है उसके बाद में टायर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वेटिंग जो लिखा है यह भी एक तरह का जीरेंड है जो कि सब्जेक्ट के हिस्से में आ रहा है। तो हम लोग पार्ट्स जो पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला, उसी के आगे की ये सीरीज़ है। इसके पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और इसके साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें जिससे कि फर्दर अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। नेक्स्ट आगे समझते हैं कि इसमें जो सेंटेंसेस में जैसे लिखा है वर्किंग कीप्स अस हेल्दी। तो वर्किंग दैट मीन्स कि काम करना हमें हेल्दी रखता है। तो इस तरह से जब यहाँ पर वर्किंग यूज़ हुआ है इसके बाद में मेन वर्ब आ गया और मेन वर्ब के बाद में ये हिस्सा जो है ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट में भी ध्यान दीजिए कि कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोनाउन दिया हुआ है और यहाँ पे ये नाउन दिया है, तो दोनों ही वर्ड यहाँ मौजूद हैं और मेन वर्ब जो होता है वहीं से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिवीज़न कर सकते हैं, यानी उसके पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कीप्स लिखा हुआ है, कीप्स का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे वर्किंग के साथ में कीप्स जोड़ा गया है, वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, कार्य हमें स्वस्थ रखता है। तो इसमें जो वर्किंग लिखा है स्टार्टिंग में ये यहाँ पे जीरेंड है। अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जितनी भी दी हैं किसी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद दी जाएंगी तो वहाँ पर इसे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलोगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जब दिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये जीरेंड का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन ऐसे लिखा है, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। धूम्रपान जो है वह नुकसानदेहक है, जानलेवा है। अब यहाँ पर जब स्मोकिंग वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ में लिख दिया सेंटेंस को इज़ हार्मफुल, तो इसे हेल्पिंग वर्ब से अलग कर दिया। तो प्रेडिकेट के हिस्से को तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन जो स्मोकिंग लिखा हुआ है यह एक नए तरीके का सब्जेक्ट है जिसे आपको पता रहना चाहिए अब कि ये जीरेंड का हिस्सा होता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पहचानेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जामिनेशन में, आपको इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से, अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जैसे हाई स्कूल या 9th का, तो वहाँ पर इस तरह से तो नहीं पूछा जाता है सब्जेक्ट आप बताइए प्रेडिकेट बताइए, बल्कि वहाँ पर आपको ये रीअरेंजमेंट या कंप्लीट द सेंटेंस टाइप के सेंटेंसेस देकर पूछे जा सकते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अंडरलाइन करके ये पूछ लिया जाता है कि इस वर्ड को एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा या किस चीज़ के लिए ये डिनोटिंग दे रहा है, किस चीज़ का ये नोशन करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको तब पता रखनी होगी कि जीरेंड कैसे बनता है और क्या होता है।
नेक्स्ट वन है सेविंग पेज। सेविंग पेज मतलब जो बचत होती है वो एक फल देता है, अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर सेविंग जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई एस या ई एस, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया गया और एक तरह से यहाँ पे सेविंग वर्ड को यूज़ करके इसे जीरेंड की तरह से प्रयोग किया गया जो कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुआ है। तो ये थी टेबल नंबर 7 जिसमें ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई, सारी चीज़ें क्लियर की गई कि किस तरह से हमें स्टार्टिंग में जीरेंड दिया होता है और कैसे हम इसको पहचान सकेंगे। नेक्स्ट वन टेबल 8 देखते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेंशन, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव की बात करेंगे। अब जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उसी तरह से अब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जीरेंड भी हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे कि इन्फिनेटिव भी हो सकता है। और इन्फिनेटिव के केसेस में क्या लिखा हुआ होगा। इन्फिनेटिव की पहचान बड़ा सिंपल है आपको पहचानना। स्टार्टिंग में टू लिखा होगा और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी जो भी वर्ब होगी उसके पहले टू अगर लगा देंगे तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। और इन्फिनेटिव का अर्थ निकलता है किसी उद्देश्य के लिए, यानी जब भी हम इन्फिनेटिव कहीं लगाते हैं तो हम बोलते हैं ये काम इसलिए है या ये वस्तु इसके लिए है। अब जैसे कहा जा रहा है टू वर्क हार्ड, यानी कठिन कार्य करना या फिर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करने से या करने के लिए क्या सिचुएशन होती है। आगे सेंटेंस कंप्लीट कह रहा शुड बी आर एम, यानी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शुड बी आवर एम, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, आवर एम का मतलब हमारा उद्देश्य। इस तरह से इसको सेंटेंस तो जैसे कि हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे प्रेडिकेट के हिस्से को, सब्जेक्ट के हिस्से को, यहाँ तो डिवीज़न तो वैसे ही हो रहा है, बट हमें यहाँ पर एक फोकस करना है सब्जेक्ट के पार्ट पर कि जो इन्फिनेटिव हिस्सा दिया होगा वो किस तरह का सेंटेंस होगा और कैसे हम उसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव पहचानने का सिंपल वे है कि आपको TO2 लिखा मिलेगा और उसके जस्ट बाद में वर्ब होनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी चीज़ों पे। तो यहाँ लिखा है टू वर्क, टू सेव, टू फ्री, टू पे, टू सर्व, ये सभी के सभी यहाँ पर इन्फिनेटिव के पार्ट के हिस्से जो इन्फिनेटिव के पार्ट हैं। और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके कुछ इस तरह से बन रहा है टू वर्क के बाद में इज़ टू वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अब यहाँ पे अगले में कहा जा रहा है टू सेव फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए नियोजित करना या संचय करना इज़ ऑलवेज यूजफुल, हमेशा लाभदायक होता है। नेक्स्ट कह रहा है टू फ्री इंडिया वाज आर मोटो, कि आज़ाद भारत हम लोगों का उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट कह रहा है टू पे टैक्सेस इज़ आर ड्यूटी, कर का भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। और नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है टू सर्व द पुअर इज़ सर्व द गॉड, अब गरीबों की सहायता करना ईश्वर की सहायता या ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। यहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही। तो इस तरह से सेंटेंस में देखेंगे स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट था उस जगह पर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, जिसमें ये इन्फिनेटिव को समझाता है और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यानी क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव ही यहाँ पर होता है। इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए। फिर आगे समझते हैं कि कुछ चीज़ों को ऐसे लॉ जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि ये इट और देयर, इन दोनों का प्रयोग जो है सब्जेक्ट की तरह होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्लियर। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उस जगह सब्जेक्ट कुछ नहीं बन पा रहा है, अपनी तरफ से हमें लगाना है तब। और जब भी हम इट यूज़ करते हैं वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है और न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है, यानी न्यूट्रल कोई चीज़ होंगी, निर्जीव वस्तुएं जब होंगी। और देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी वर्ब के तरह होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब हमें कोई पहचान देनी होती है एक सब्जेक्ट के तौर पे तब। जैसे उदाहरण के रूप में अगर इसे समझें तो टेबल नंबर 9 इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। सेंटेंस में इस तरह से लिखा है इट इज़ वेरी प्लेजेंट डे टुडे, कि आज इट और उसके बाद इज़ लगा दिया गया, तो ये सब्जेक्ट के हिस्से में है और कहा जा रहा है कि आज का दिन बड़ा सुहावना है। नेक्स्ट इसी तरह से कह रहा है इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हॉट का मतलब यहाँ पे गर्मी होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है इट इज़ संडे, आज संडे है यानी रविवार है। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से कह रहा है इट विल सून बी डे, बहुत जल्दी दिन निकलने वाला है या दिन हो जाएगा, यानी अभी सुबह का समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए दिन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जितना भी इट प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डे के लिए यूज किया, टुडे के लिए, फिर दोबारा दिन के लिए यूज किया इट, और अब नेक्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं दिन के लिए। तो इस तरह से इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग हो जाता है या फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कोई भी जीवित प्राणी या जीवित व्यक्ति जिसका नाम होता है, बट इम्पर्सनल होते हैं जो वहाँ पर ऐसी वस्तुएं लिखी जाएँ, ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जाएँ जो व्यक्तिगत तौर पे विशेषता नहीं धारण करते हैं। नेक्स्ट वन
इसी तरह से सेंटेंस है इट इज़ 200 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, कि इलाहाबाद से कानपुर की दूरी जो है वो 200 मील की है। इसी तरह से नेक्स्ट में अब इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ देखते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर को हम यूज़ इस तरह से करेंगे कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में यहाँ पर 20 बच्चे हैं। अब यहाँ एक अर्थ देने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे क्लास में एक बच्चे हैं, तो इस तरह से यहाँ के अर्थ में हम देयर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं केवल कि मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग कर देंगे इन माई क्लास 20 स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है मिसमैच होगा और ये डिस्टर्ब होगा, जिससे ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें अपने तरफ से एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, और वहीं पर देयर एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से लिखा जा रहा है कि देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल, उस समय वहाँ मेज पर एक टेबल पर बिल्ली मौजूद थी। नेक्स्ट सेंटेंस में भी इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ है कि देयर इज़ अ गर्ल अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे एक लड़की है। नेक्स्ट वन में है देयर इज़ अ कार कमिंग, यहाँ पर एक कार आ रही है। लास्ट वन है कि देयर लिव्ड अ वुमेन इन अ विलेज, यहाँ पर एक औरत, बूढ़ी औरत, महिला जो है वो गाँव में रहती है। तो इस तरह से हम सभी लोग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करते हैं और इसके अलावा इट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट का यूज़ भी हमने देखा कि इट का यूज़ किस तरह से होता है, जब भी कभी न्यूट्रल जेंडर या इम्पर्सनल प्रोनाउन हमें शो करना हो, और देयर का यूज़ जब कभी भी सब्जेक्ट सेंटेंस हमें पहले से ना दिया हो, तो हमें अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी के तौर पर चाहिए होता है तब के केसेस में। अब बात करते हैं कि इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स, जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, यह बहुत मुश्किल है अंग्रेज़ी भाषा को समझाना या पढ़ाना। इट इज़ ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, यह सत्य है कि वह हमेशा सत्य बोलता है। नेक्स्ट वन कहता है इट इज़ गुड बीइंग अ स्टूडेंट, एक छात्र होना अच्छा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इट जहाँ जहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह से, पहले वाले में न्यूट्रल जेंडर के लिए, दूसरे में भी न्यूट्रल जेंडर यानी एब्स्ट्रैक्ट के लिए, और तीसरे में भी उस परिस्थिति के लिए। तो यहाँ पर इट का प्रयोग इस केसेस में किया जाता है। आई होप कि आज के सीरीज़ में आपको ये इट का यूज़ और इसके अलावा सब्जेक्ट में जहाँ पर इन्फिनेटिव और जीरेंड यूज़ होता है उसका पार्ट समझ में आया होगा। एक ऐसे ही नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग गूगल IQ।